हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आज का हम लोगों का, तो देखिए कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स सो रेगुलरिटी, ओके, व्हेन फ्रीक्वेंसी टू द पावर n, दैट इज v का पावर n, यहाँ पे v नहीं न्यू इसको कहेंगे, है ना, न्यू का पावर n ऑफ एक्सरेज इमिटेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर z। मतलब एक जो हमारा ग्राफ है वो बनाया गया है जो कि है किसके बीच में, तो फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, ये न्यू है हमारा, न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है, न्यू का पावर n, और साथ में एटॉमिक नंबर z के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। फाइन, अब हम लोगों को ये जो ग्राफ बनाया हुआ है तो इसमें कह रहा है कि भाई जो पावर है n, इसको सॉल्व करना है, द वैल्यू ऑफ n इज। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये किस पे बेस्ड है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है मोसले एक्सपेरिमेंट। मोसले ने क्या किया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिया और डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर के उस पर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया। ठीक है, जिन्हें हम लोग कैथोड रे भी बोल सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जब उन्होंने मेटल लिया ना, तो जब भी कभी मेटल पे बम्बारमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का या कहें कैथोड रे का, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं एक्सरे में। फाइन, तो जो एक्सरे था, जैसे एक मेटल लिया, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी। फाइन, जैसे मैंने नहीं, मोसले ने मेटल ए लिया, मेटल बी लिया, मेटल सी लिया। तो जब इधर से उस पे बम्बार्ड किया गया कैथोड रे, कैथोड रे तो भाई बहुत हाई इलेक्ट्रॉन, बहुत हाई स्पीड से आने वाले इलेक्ट्रॉन से, है ना, तो वो कैथोड रे इस पे बम्बार्ड हुआ, इस पे बम्बार्ड हुआ, इस पे बम्बार्ड हुआ और इस पे बम्बार्ड हुआ। तो क्या हुआ ना कि जैसे ही मेटल पर जब बम्बार्ड होता है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन, जिसको कैथोड रे बोल रहे हैं, तो ये एक्सरे इमिट करता है। तो इसने भी एक्सरे निकाला, इसने भी एक्सरे निकाला और इसने भी एक्सरे निकाला। फाइन, इन तीनों मेटल ने, सिर्फ तीन ही नहीं, बहुत सारे मेटल लेके मोसले साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, तो हमने जस्ट तीन लिया है। और मोसले ने क्या किया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको जो एक्सरे मिला डिफरेंट मेटल से, जो एक्सरे इमिट हुआ, इन सब का फ्रीक्वेंसी को उन्होंने नोट किया, न्यू वन को नोट किया, न्यू टू को नोट किया। ये न्यू है, ठीक है ना, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू वन, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू टू और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू थ्री। फाइन, तो ये तीन फ्रीक्वेंसी को मोसले साहब ने नोट किया। जब इन फ्रीक्वेंसी को नोट किया तो उन्होंने ना एक और चीज देखा, इन्होंने देखा मोसले साहब ने कि जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी, दैट मींस रूट अंडर जो फ्रीक्वेंसी है, रूट अंडर जो फ्रीक्वेंसी है, ये जेड के साथ एक लीनियर ग्राफ के रूप में एग्जिस्ट किया। ठीक है, तो रूट अंडर न्यू जो है, इसका एक इक्वेशन बनाया, जो हमारे हेनरी मोसले थे उन्होंने बनाया, क्या, एक इक्वेशन बनाया, ए इंटू जेड माइनस बी, इसे बोला जाता है हेनरीज इक्वेशन। फाइन, हेनरीज इक्वेशन या मोसले इक्वेशन के भी नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, भी का पावर, सॉरी भी नहीं, न्यू हम लोग बोलेंगे, न्यू का पावर एन को ग्राफ बनाना है किसके साथ, जेड के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। फाइन, तो रूट अंडर न्यू को मैंने यहां पे छोड़ दिया क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। इसे सॉल्व करेंगे तो ए जेड माइनस बी हमारा, ए जेड माइनस ए बी हमारा, तो इसे मैंने रखा वाई पे, ये हमारा हो गया वाई बराबर एम एक्स और ये वाला हो गया सी। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, रूट अंडर न्यू है और स्लोप कितना है, ए है, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, माइनस ए बी है। तो इसका ग्राफ हम लोग अगर बनाते तो ये कैसे बनाते, देखो तो ये हमारा हो गया, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे रूट अंडर न्यू है, यानी न्यू का पावर 1/2 हम लोग बोल सकते हैं, है ना। और देखो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है, तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनता है, ऐसा टाइप बनता है ना। और यही ग्राफ हम लोगों को बना कर दिया था। ठीक है, देखो ये ऐसा का टाइप दिया है, ये प्योरली ओरिजिन से नहीं गुजर रहा था, ये थोड़ा ओरिजिन से दूर था, है ना, ताकि ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे मिल सके। बात समझ रहे हो, अगर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो हाइट है, ये वाला क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, है ना। इट मींस जो ग्राफ है सेम है, सिर्फ यहाँ पे n के जगह पे क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। दैट मींस हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, एक शॉर्ट नोट में मैं बता रहा हूं, फिर से एक बार
छोटे से लाइन में हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका जो बेसिक है वो क्या है, मोसले एक्सपेरिमेंट। मोसले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, मोसले ने डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिया और उस पर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, या कहो कि कैथोड रे को बम्बार्ड करवाया। जब उस पर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे बम्बार्ड हुए तो उसने क्या इमिट किया, किसने, मेटल ने, डिफरेंट डिफरेंट मेटल ने एक्सरे इमिट किया। और इन्होंने क्या किया, मोसले ने क्या किया, एनालाइज किया। किसको एनालाइज किया, तो जो एक्सरे इमिट हो रहा था उसको एनालाइज किया और उनका फ्रीक्वेंसी उन्होंने देखा कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट एक्सरे जो इमिट हो रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है किस पे, जेड पे, है ना। उसने ये देखा, साइंटिस्ट ने जो हमारे हेनरी मोसले थे उन्होंने ये देखा। तो उन्हें जब ये चीज इन्होंने पाया ना तो उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन एस्टैब्लिश किया और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मोसले इक्वेशन। ठीक है, जब इस पे मैंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ हमारा कैसा बना, सेम इसी के तरह बना, बस हमारा न्यू का पावर कितना होना चाहिए, 1/2, जो यहाँ पे यही पूछा था, n का वैल्यू 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, if wavelength of a first line of Paschen series of hydrogen atom is 720 nanometer, then the wavelength of the second line of the series in nanometer. Okay, देखो कह रहा है पास्चन सीरीज है हमारा, है ना। तो क्या क्या होता है, एक हमारा होता है लाइमन सीरीज होता है ना, लाइमन सीरीज होता है। तो लाइमन सीरीज होता है, फिर उसके बाद लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज होता है, लाइमन बाल्मर, फिर उसके बाद क्या होता है, पास्चन सीरीज होता है ना। अच्छा, ये आता कहां से है, तो आप लोगों को याद होगा पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री, है ना, इतने सारे सीरीज है। तो मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, पास्चन तक पहुंचना है। तो ये बनते कैसे हैं, ये हैं क्या, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जब भी कभी हाइड्रोजन एटम में, जब भी कभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही सिर्फ बोर्स मॉडल में कहा गया था, और ये एक लिमिटेशन भी है, और सब एलिमेंट के स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं कहा गया था। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना कोई हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी इमिट करता है, क्योंकि हायर लेवल में एनर्जी ज्यादा, लोअर एनर्जी में, लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम, हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा और लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम। अब क्या करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। उसी एनर्जी जो रिलीज करेगा ना, उसी से जो हम लोगों का स्पेक्ट्रम मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने की पॉसिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है ना। n बराबर 5 से 1 में आ जाए, 6 से 1 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए, भाई n बराबर 1 में ही क्यों, n बराबर 2 में आ जाए। मान लो कहीं से 5 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 3 से 2 में आ जाए, 2 में ही क्यों, 3 में भी आ सकता है। इसी तरह साइंटिस्ट ने देखा, ठीक है, बोर्स मॉडल के बाद हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा गया कि जब कहीं से भी n बराबर 1 में आ रहा है तो एक पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ लाइंस मिल रहे हैं हम लोग स्पेक्ट्रम का, और उन लाइंस के सीरीज को क्या बोला गया, लाइमन सीरीज। तो कहीं से भी अगर 1 में आए, n बराबर अगर n1 है और n2 है, ठीक है, तो अगर मान लो कि 1 में आ रहा है तो इसे लाइमन सीरीज कहीं से भी, अच्छा 1 तो नहीं लेंगे, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट से आ सकता है ना। तो ये तो 1 ही लेना पड़ेगा, कहीं से भी अगर 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज, अगर 2 में आएगा तो बाल्मर सीरीज, चाहे वो 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, डॉट 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 इनफाइनाइट से आए। अगर 3 में आ रहा है, कहां से, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, इनफाइनाइट से आए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्चन सीरीज कहेंगे। ऐसे ही 4 में आएगा तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज कहेंगे, फिर पीफंड सीरीज कहेंगे, फिर हम्फ्री सीरीज कहेंगे। क्लियर ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे एक और बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो तो कह रहा है इफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720। ओके, एक और हम लोग इक्वेशन पढ़ रखे हैं ना। इक्वेशन क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 1 by लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। हम लोग ये पढ़ रखे हैं ना। इनटू जेड स्क्वायर नहीं लूंगा क्योंकि भाई हाइड्रोजन के लिए ही स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन्ड है ना। तो देखो तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कितना दे रखा है, 1/72 दे रखा है, और रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 by n1 जो है और n2 जो है, ठीक है।
बोला है क्या, फर्स्ट लाइन पास्टन के लिए, तो पास्टन में आना है तो 3 में तो आना ही है, तो n बराबर 3 में आना है। पहला लाइन बोला है तो n बराबर 3 में आने की पॉसिबिलिटी कहां से है, इनफाइनाइट से भी आ सकता है, लेकिन 5th ऑर्बिट से भी आ सकता है, 6th ऑर्बिट से, 4th ऑर्बिट से, लेकिन क्या 2 ऑर्बिट से 3 में जाएगा क्या, नहीं, 2 से 3 जाएगा तब तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, तो 3 में अगर आना है तो 4 से आना पड़ेगा, है कि नहीं, तो अगर 4 से आना है 3 में, 4 से आना है 3 में, तो यही फर्स्ट लाइन कहलाता है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज कहलाएगा कब, जब तुम्हारा 4 से 3 में आएगा, फाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, 4 से 3 में आएगा, कहने का मतलब यहाँ पे रखा मैंने 4 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने रखा 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, ठीक है, एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अब क्या बोल रहा है, हम लोगों को निकालना है सेकंड लाइन, किसका, सेकंड लाइन कहां गया, देन द वेवलेंथ ऑफ, अच्छा सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, इसी का सेकंड लाइन, तो बताओ तो अगर हमको वेवलेंथ निकालना है सेकंड लाइन के लिए, तो n1 जो हम लोग रखेंगे, n1 जो रखेंगे ये तो हमको 3 ही रखना है ना, उस वो आना तो 3 में ही पास्टन सीरीज के लिए, लेकिन आएगा कहां से, तो सेकंड लाइन बोला तो 4 से 3 में नहीं आएगा, 5 से 3 में आएगा, है ना, दैट मींस n2 बराबर क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे। अब बताओ इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, फाइन। चलो एक बार लास्ट बार मैं बता दे रहा हूं, इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लाइमन सीरीज के लिए n1 बराबर 1 में आना होता है, बाल्मर के लिए n बराबर 2 में आना होता है, पास्टन के लिए बोला था, पास्टन में भी फर्स्ट लाइन बोला यानी 4 से 3 में आएगा, सेकंड लाइन का निकालना है तो 5 से 3 में आएगा, तो 5 से 3 में आने के लिए हम लोग 1 बाई लैम्डा से वेवलेंथ निकाल लेंगे, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर दे रखा है। अब कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के रूप में हम लोगों को लिखना है, ओके, इंक्रीजिंग एनर्जी के रूप में, ठीक है, बढ़िया। देखो जो एनर्जी होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n प्लस एल वैल्यू के, है ना, जहां n क्या है, n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, तो n प्लस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए तो अच्छा एक और चीज, अगर n प्लस एल सेम आ जाए, इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम, अगर ये सेम आ जाए, देन अगर दो सबसेल के लिए n प्लस एल सेम आ जाए, तो अगर n ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। कैसे समझाएं एक बार देख लेते हैं, जैसे इसी में देख लीजिए ना, मिल ही जाना है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं n प्लस एल का, ठीक है, सबका बात करेंगे, तो n 3 और ये वाला जो है ना ये l लिखा हुआ है, ओके, ये l बराबर, तो n बराबर 3, l बराबर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, n प्लस एल। इसके लिए देखिए तो 4 और 1 5 आ गया, इसके लिए देखिए 4 2 6 आ गया, इसके लिए देखिए 3 और 1 4 आ गया। तो n प्लस एल जितना कम एनर्जी उसका उतना ही कम, तो D का एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया, D खत्म हो गया, n प्लस एल 4 है ना, n प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा 4। अब 5 वाला का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए और 6 का मैक्सिमम, मतलब C सबसे आगे होना चाहिए, तो भाई इन दोनों ऑप्शन में C है, तो मैं तो नहीं पकड़ पा रहा हूं। फिर ओके देखते हैं, देखो तो A और B में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो n प्लस एल सेम है, अभी मैंने यही बोला था कि अगर n प्लस एल सेम हो जाए तो n ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, तो देखिए तो इसमें n किसका ज्यादा है, B का n ज्यादा है, B का n ज्यादा है यानी उसका एनर्जी ज्यादा होगा, उसका एनर्जी ज्यादा यानी B जो है वो सबसे आगे तो C है, C के बाद कौन सा आ जाएगा, B, और B के बाद A, ऑप्शन नंबर B, क्लियर। देखो C सबसे ज्यादा है, क्यों भाई, n प्लस एल ज्यादा है, D सबसे कम है, n प्लस एल सबसे कम है। ए और बी में जब बात आती है तो इसके कंपैरिजन में हम लोग देख रहे हैं n बराबर ज्यादा, n बराबर 4 और इसके लिए 3, तो ये ज्यादा, दैट्स वाई कि बी ज्यादा, फाइन, इसका आंसर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन से हम लोगों को जो पॉइंट मिला है, कोई भी दो सबसेल जिसका एनर्जी कंपेयर करना है तो n प्लस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहता है ना, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। अगर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जैसे हाइड्रोजन, He प्लस, Li2 प्लस, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते थे, जैसे अगर मान लो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहे, जैसे हाइड्रोजन है,
तो 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का और 2p का, इन दोनों का एनर्जी सेम, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। फिर उसके बाद 3s 3p और 3d, इन तीनों का एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखो n पे डिपेंड कर रहा है ना, दोनों का n बराबर 2 है, तीनों का n बराबर 3 है। तो अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको एनर्जी इसी वैल्यू से कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर स्पेशली बोले कि मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो आप लोगों को एन देखना पड़ेगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर के लिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, इनकरेक्ट देखना है। सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एट बोर ऑर्बिट। सही बात है, बोर ऑर्बिट तो भाई उसी को ना कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड। सही है, ये तो सही है, मतलब आंसर ये नहीं होगा, करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। दूसरा, एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। सही बात है, जब हम लोग ऑर्बिटल का बात करते हैं तो ऑर्बिटल को डिफाइन ही हम लोग करते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी हो, तो वो तो सही बात है भाई। थर्ड नंबर, द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ, बोर्स ऑर्बिट जो है ना उसको, उसका एग्जिस्टेंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करता है। कैसे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि देखा गया था ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट सीरीज मिल रहा था। तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज अगर मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज अगर मिल रहा है, इट मींस कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट भी है। यही तो रीजन है कि जो है स्पेक्ट्रम में सीरीज हम लोग को अलग मिल रहा है, क्योंकि एन अलग अलग है। अगर एन बराबर 1 में जा रहा है तो लाइमन सीरीज। तो साइंटिस्ट को पहले मिला यही चीज कि अलग अलग सीरीज मिले, जिसमें लाइमन सीरीज मिला, बाल्मर सीरीज हो गया, तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, भाई ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सीरीज क्यों मिल रहा है। तो फिर साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि जरूर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो किसी हायर ऑर्बिट से डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकुलर लोअर ऑर्बिट में जा रहे हैं, जिसके कारण सीरीज अलग अलग मिल रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है भाई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर, एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l। एटॉमिक ऑर्बिटल को जो है n और l से दिखाते हैं, एकदम परफेक्ट। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अच्छा नहीं, देखो यहाँ पे ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल है। इससे जब बात करोगे, n से बात करोगे, n से बात करोगे तो ये तो हमारा ऑर्बिट बताता है। ये क्या बताता है, सबसेल बताता है ना। ये सबसेल बताएगा, ये क्या बताएगा, ऑर्बिट बताएगा। लेकिन ऑर्बिटल बोल रहे हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बताएगा भाई। एटॉमिक ऑर्बिटल को कौन बताता है, ml वैल्यू बताता है ना, कि जितना भी ml वैल्यू, इसका एग्जिस्टेंस कहां से कहां तक होता था, -l से लेकर +l इंक्लूडिंग जीरो, है ना। जीरो को लेते हुए जो है, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को गिनते हुए जो है ml का जितना भी वैल्यू आएगा उतना नंबर ऑफ क्या होता था, ऑर्बिटल होता था, है ना, उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता था। फाइन, चलो फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन, तो ये डी नंबर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्लियर है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर कैरेक्टराइज करना है तो ml वैल्यू हम लोग को बताना पड़ेगा, है ना। ml का जितना वैल्यू उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एक एग्जांपल भी बताता हूं, n बराबर एन नहीं, एल बराबर सोचते हैं, एल बराबर मान लो 1 है। 1 किसको बोलते हैं, जीरो को एस कहते हैं, 1 को पी कहते हैं। तो 1 के लिए ml वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 0 और 1। देखो 3 वैल्यू आया ना, तो ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर ना, इसमें से किसी को भी हम -1 0 और 1 बोल सकते हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे या आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। Outermost electronic configuration of 4 elements A, B, C and D are given below. 3s2, 3s2, 3p1, okay, 3s2, 3p3 क्या निकालना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये देखते हैं अच्छे से। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन किससे आसानी से निकलेगा, जिससे सबसे मुश्किल से निकलेगा, उसका आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा। तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है भाई, ये 3s2 3p3, बताओ ये हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। अब अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल है कि नहीं, तो इससे तो निकलेगा नहीं, मतलब निकलेगा लेकिन बहुत प्रॉब्लमेटिक से निकलेगा, बहुत प्रॉब्लम से निकलेगा, है ना। इट मींस इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए, तो इसका सी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म हो गया, डी हमारा खत्म हो गया। ऑप्शन को एलिमिनेट करने का आदत रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब चेक करते हैं, ये 3s2 है, अच्छा ये 3s2 है, ये तो फुलफिल्ड हो गया, है ना, ये क्या है हमारा, फुलफिल्ड है।
फुलफिल्ड है, ये तो फुलफिल्ड हो गया, तो 3s2 तो हमारा ये क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया हमारा। अब फुलफिल्ड है तो ये भी तो बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, ये भी क्या है हमारा, बहुत ज्यादा स्टेबल है 3s2। लेकिन एक और बात देखो, 3p1 है, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बन जाएगा 3s2, ये बन जाएगा 3s2, मतलब इससे निकालना बहुत आसान, इससे निकालना बहुत आसान। इट मींस कि बी सबसे पीछे होगा। अरे ये ऑप्शन दोनों में बी आगे है, सी आगे, मतलब ए और डी में मेन लड़ाई है ना। ओके, चेक करते हैं फिर से। ए का बात किया, ये है 3s2, ठीक है ना। अब दिमाग में आप लोग क्या आ रहा होगा कि सर आप ऐसा क्यों किए कि फुलफिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, तो ठीक है ये स्टेबल, ये भी तो स्टेबल है, तो ए को आप सबसे आगे करते हैं, तो पहला तो ऑप्शन ही नहीं था। दूसरा एक और चीज देखते हैं, ये 3s2 है तो ये कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, s2 है ना, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो भाई मेटल है तो इससे तो निकालना इलेक्ट्रॉन आसान। इट मींस इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, मेटल है ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, इससे निकालना आसान, यानी इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे 3p4 निकालने के बाद 3p4 से निकालेंगे तो 3p3 बन जाएगा, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे ये किसको दिखा रहा है, नॉन मेटल, 2 और 4 6 10 और 16, ये सल्फर है हमारा, है ना, पी ब्लॉक का है, तो ये नॉन मेटल से निकालना मुश्किल, यानी डी ज्यादा होगा, ए कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 5 का बी सही है, 4 का डी भी सही था, 3 का बी, और उसका आप लोग सॉल्व किया 492। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।